नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी की आगामी जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उसको देखते हुए प्रतिदिन हम आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है जिसके बारे में आपके समक्ष हम आज चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक है अनुच्छेद 21। यह टॉपिक महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये टॉपिक जो मैंने चुना है इसका महत्व क्या है। ये अनुच्छेद 21 जो है यह भारतीय संविधान के जीवंतता का प्रतीक है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कोर्ट में अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकारों का हृदय की संज्ञा दी है। क्या संज्ञा दी है? मौलिक अधिकारों का हृदय। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत समाहित है, ठीक है। तो एक बार जानते हैं कि मैग्ना कार्टा होता क्या है। ये मैग्ना कार्टा शब्द आप कई बार सुने तो होंगे, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, एक बार उसके बारे में जानते हैं। यह मैग्ना कार्टा दुनिया का पहला मौलिक अधिकार से संबंधित लिखित प्रपत्र है, मतलब पेपर है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित था। और इसे सबसे पहले जो है इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में जो है तैयार किया गया था, साइन किया गया था। और इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने वहाँ के सामंत को जो है सामंतवादी जो व्यवस्था होती है, तो इंग्लैंड के सामंतों को इंग्लैंड के राजा के द्वारा सबसे पहले 1215 ईस्वी में जो है लिखित रूप से जो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई थी, तो इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो निश्चित रूप से भारत में जो मौलिक अधिकार की व्यवस्था है, तो मौलिक अधिकारों को जो है भारतीय संविधान में भारत का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पहले अनुच्छेद 21 पर चर्चा करने से पहले थोड़ा मौलिक अधिकार के जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, उसको समझ लेते हैं अनुच्छेद 21 पे जाने से पहले। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या भारत में कितनी है? 6 है। वर्तमान में भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। जो मूल संविधान था, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसमें से एक संपत्ति के अधिकार को यह भी एक पहले मौलिक अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार के जो कुल 7 मौलिक अधिकार मूल संविधान में थे उसमें से निकाल करके जो है अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार जो है बना दिया गया है। तो इस प्रकार वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो बात करें, पहला जो है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में इसका उल्लेख है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में इसका उल्लेख है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में इसका उल्लेख है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में जो है इसका उल्लेख है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 32 में जिसका उल्लेख है, इसे भारतीय संविधान का हृदय, भारतीय संविधान की आत्मा कही गई है। तो ये हृदय और आत्मा शब्द 2 बार अभी आपको सुनने को मिला है। एक मौलिक अधिकार का हृदय, कौन? अनुच्छेद 21। और एक संविधान का हृदय, तो कौन सा? अनुच्छेद 32। इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी, संविधान की आत्मा कह के जो है संबोधित किया था, ठीक है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 21 पे। ये हमने थोड़ा सा बेसिक्स जान लिया, जो मौलिक अधिकार है। आपके मन में एक जिज्ञासा होती कि सीधे हम अनुच्छेद 21 पे चले गए हैं, तो उससे पहले जो टोटल जो कुल मौलिक अधिकार है उसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 21 पे। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जो है उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जो है वंचित नहीं किया जा सकता है।
और एक और खास बात जहां से सवाल बन सकते हैं और अक्सर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं कि यह अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत जो अधिकार प्रदान किए गए हैं मौलिक अधिकार के रूप में, यह अधिकार क्या सिर्फ भारत के नागरिकों को उपलब्ध है या हर व्यक्ति को उपलब्ध है? कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी है, भारत का नागरिक है, व्यक्ति तो सभी हो सकते हैं। अगर हम भारत में रहने वाले व्यक्ति की बात करें तो हो सकता है कोई यूएसए का आदमी यहाँ रह रहा हो सकता है कोई इंग्लैंड का आदमी यहाँ रह रहा हो सकता है कोई चीन जापान का व्यक्ति यहाँ पे रह रहा हो। तो वो हुए कुल व्यक्ति की श्रेणी में वो आएंगे, नागरिक की श्रेणी में वे लोग आएंगे जिन्हें भारतीय संघ की जो है नागरिकता प्राप्त है। तो ये अधिकार जो है अनुच्छेद 31 के तहत जो अधिकार मौलिक अधिकार है, यह देशी और विदेशी, देश के अंदर जो नागरिक हैं उनको भी और विदेशियों को, दोनों को क्या है, यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो अनुच्छेद 21 है यह किन किन प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसे प्रदान करता है। पहला जीवन का अधिकार और दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, दोनों दो चीजें हैं, अभी आगे उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का यह मानना है कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है। जीवन का अर्थ क्या हम सांस ले रहे हैं तो क्या यही जीवन है? नहीं, न्यायालय ने सिर्फ इसे जीवन नहीं माना। न्यायालय ने कहा कि मानवीय गरिमा के साथ जो है जीना जो है वो जीवन है। मतलब जीवन में मानवीय गरिमा का होना बहुत जरूरी है। मानवीय गरिमा का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो कहने का मतलब ये कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन, इसकी सुरक्षा कौन करता है? अनुच्छेद 21 करता है। ठीक है, तो इस प्रकार अनुच्छेद 21 जो है यह मानवीय गरिमा का क्या है? आधार स्तंभ है। ठीक है, अनुच्छेद 21 मानवीय गरिमा का आधार स्तंभ है और समय समय पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इस अनुच्छेद 21 की लगातार व्याख्या की जाती रही है और इसी के साथ जो है समय समय पे इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो विषय शामिल किए गए हैं, वे विषय जिन्हें मौलिक अधिकार की मान्यता प्राप्त है, उसका विस्तार होते चला गया। ठीक है, और यही भारतीय संविधान के गतिशीलता का, जीवंत होने का प्रमाण भी है कि बदलते सामाजिक परिदृश्य के हिसाब से देश में जिन जिन तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही है, समाज में समय जब आगे बढ़ रहा है तो किन किन प्रकार के चैलेंजेस नागरिकों के सामने में आ रहे हैं, तो उन सब के समाधान के रूप में जो है समय समय पे न्यायालयों के द्वारा जो है अनुच्छेद 21 की व्याख्या की जाती है और समय समय पे क्या होता है, उसमें विस्तार होता जाता है। तो यह क्या है? अनुच्छेद 21 जीवंतता का प्रतीक है, जीवंतता का प्रतीक है, ध्यान रखना है। अब हम जो अनुच्छेद 21 का जो समय समय पे विस्तार हुआ है, देखिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो वनडे का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, किसी भी स्तर के परीक्षा की अगर हम बात करें तो वहां पे यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार की अगर हम खंड की अगर बात करें तो ये एक स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन ये अनुच्छेद 21 जो है इसमें क्या हो रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ न्यायालयों के द्वारा, न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा जो है इसका विस्तार किया जाता रहा है, इसमें नई नई चीजों को ऐड किया जाता रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि करंट में भी ये मुद्दा हमेशा छाया रहता है, तो इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत प्रासंगिक है। ठीक है, तो अब हम अनुच्छेद 21 के अंदर यहां से सवाल पूछा जाता है कि किसी विषय का नाम आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 21 के तहत जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, या तो कूट मिलान करने के लिए सूची मिलाने के लिए आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, या तो एक से अधिक विकल्प आपके सामने दे दिए जाएंगे, उसमें से ABCD चुनना रहेगा। तो इस प्रकार इन सारे अधिकारों को आपको जानना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, और एक और जो समस्या थी इस टॉपिक अनुच्छेद 21 को लेकर के जो मैं आपके समक्ष आज आया हूं, इसका एक और रीजन है कि कई सोर्सों में जो है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर छात्र, तैयारी करने वाला हर छात्र हर सोर्स को पढ़ता हो, तो समय समय पे जो अपडेशन इसमें होता जा रहा है अनुच्छेद 21 में, तो
कुछ सोर्सेज में कहीं कुछ आपको देखने को मिल जाता है तो आप उसको मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन कई बार कई चीजें छूट जाती हैं। तो मेरा ये प्रयास है आज की इस क्लास में कि हम अब तक आज के तिथि तक में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जितने भी अधिकारों को जो है शामिल किया गया है, जो मौलिक अधिकार का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, उन सब के बारे में आपको बताऊं। ठीक है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मानवीय गरिमा की बात करते हैं। तो मेनका गांधी केस में 1978 ईस्वी में जो है मानवीय गरिमा को अनुच्छेद 21 का प्रमुख भाग बताया गया। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जो है उसे बताया गया, और ऐसा गरिमापूर्ण जीवन जो मनमानी प्रक्रियाओं से मुक्त हो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई हमारे ऊपर मनमानी करे, हम स्वच्छंदता पूर्वक जो है अपनी स्वतंत्रता का, अपने स्वतंत्र जीवन का जो है, अपने मौलिक अधिकारों का जो है स्वतंत्र रूप से जो है हम आनंद ले सकें। ठीक है, तो मेनका गांधीवाद ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 के विस्तार में मानवीय गरिमा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आते हैं निजता का अधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत कब शामिल किया गया, किस बात से संबंधित है, किस मुकदमे, किस केस के बाद, किस बात के बाद इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया। तो KS पुट्टुस्वामी वाद 2017 एक महत्वपूर्ण बात है निजता के अधिकार के संबंध में। ठीक है, तो KS पुट्टुस्वामी वाद 2017 के द्वारा जो है निजता का अधिकार एक पूर्ण मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया। मतलब हमारी निजता हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो कुछ दिन पहले चर्चा में रहा था, ये निजता का अधिकार, ये आधार का मुद्दा, आधार कार्ड का मुद्दा जो था, ये बहुत बड़ा इशू रहा था, देश में चर्चा का विषय रहा था कि आधार कार्ड जो है, अगर इसकी जानकारी अगर हम पब्लिक कर देते हैं या कोई सरकारी एजेंसी अगर हमसे लेती है, अगर ये सार्वजनिक हो जाती है तो कोई इसके दुरुपयोग होने की भी संभावना जो है वो बन सकती है। तो इन्हीं सब चीजों को, समस्याओं को देखते हुए जो है न्यायालय ने निजता के अधिकार को जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक पूर्ण मौलिक अधिकार जो है वो घोषित किया। उसके बाद बात करते हैं प्रतिष्ठा का अधिकार। यह भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसे सुब्रमण्यम स्वामी केस में जो है प्रतिष्ठा को जो है गरिमा का अभिन्न अंग माना गया। ठीक है, कि गरिमा है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो ऐसा नहीं, गरिमा के लिए प्रतिष्ठा का होना आवश्यक है। नींद का अधिकार, रामलीला मैदान मामला हुआ था, यहां इस मामले में जो है नींद के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि न्यायालय का ये मानना था, और जो स्वाभाविक भी है, कि नींद क्या है, एक जैविक आवश्यकता है। कोई व्यक्ति कब तक बिना नींद के रह सकता है? और अगर मान लो कि मेरे घर के पड़ोस में या आपके घर के पड़ोस में कोई देर रात तक डीजे बजा रहा है, 10 दिन तक डीजे बजा रहा है, तो उससे क्या होगा? निश्चित रूप से शोर होगा तो हम सो नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब अब नींद का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है, मतलब कोई आपके नींद में खलल नहीं डाल सकता है। ठीक है, तो नींद के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। उसके बाद सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में यह एक्ट लाया गया था, जैसा कि आपको पता है। तो सूचना का अधिकार जो है अब एक मौलिक अधिकार भी है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जीवन का अधिकार से जोड़ा गया। ठीक है, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए क्या किया गया? जीवन के अधिकार से जोड़ा गया। इस प्रकार सूचना का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। उसके बाद मृत्यु का अधिकार, गरिमापूर्ण अंत का अधिकार, जैसे हाल में ही अभी एक इच्छा मृत्यु से संबंधित मामला देश में चर्चा में रहा है, गाजियाबाद से संबंधित एक मामला था। तो वही था कि इच्छा मृत्यु को अनुमति नहीं थी, लेकिन कॉमन कॉज 2018 में जो है मृत्यु के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, और कुछ शर्तों के साथ। अब ऐसा नहीं है कि अब मेरा मन जीने का मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं जीवन से ऊब गया हूं तो मैं सुसाइड कर लूं, ये नहीं। कुछ शर्तों के साथ जो है इच्छा मृत्यु को जो है अनुमति दी गई। ठीक है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति दी गई। ऐसा नहीं कि कोई फांसी लगा लेगा, टंग जाएगा, कोई जहर खा लेगा, ऐसा नहीं। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, और ये
उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा। जैसे कुछ लोग, कुछ ऐसे पेशेंट मरीज होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं और वर्षों तक वो फिर कोमा में ही रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो तो हैं ही परेशान, उनके साथ साथ उनके जो आस पड़ोस के लोग, उनके जो घर परिवार के लोग हैं वो भी पीड़ित हो जाते हैं उनके साथ साथ। तो इन मामलों से निपटने के लिए, उनको जो है हेल्प करने के लिए मृत्यु के अधिकार को जो है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को जो है उसकी अनुमति दी गई और उसे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। टेलीफोन की गोपनीयता का अधिकार, यह भी एक मौलिक अधिकार है। किसी का कोई टेलीफोन बिना अनुमति के टेप नहीं कर सकता, बहुत विशेष परिस्थिति में, क्योंकि टेलीफोन रिकॉर्ड करना ये अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, कोई किसी के फोन को रिकॉर्ड, कोई किसी के कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, ये अनुचित है। ठीक है, कोई किसी का फोन टेप नहीं कर सकता है, ठीक है, ये अनुचित है। लेकिन कुछ मामलों में जहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा आदि की अगर बात होती है तो वहां पे जो है ऐसा किया जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, पसंद के विवाह का अधिकार। जैसे मान लो कि आपको शादी करनी है, लेकिन आपकी शादी जहां होने वाली है वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, तो ये आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, तो आपका ये मौलिक अधिकार है कि आप अपने पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह करें। ठीक है, विदेश यात्रा का अधिकार, यह भी मेनका गांधी केस से ही जुड़ा हुआ है। तो विदेश जाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया है और पासपोर्ट को मनमाने ढंग से जब्त नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विदेश यात्रा के लिए आपको जो सबसे पहली जरूरत किस चीज की होती है, पासपोर्ट की होती है। तो पासपोर्ट अगर मान लीजिए आपका किसी एजेंसी ने जब्त कर लिया, किसी ने चुरा लिया, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, आप नहीं जा पाएंगे ना। तो इसलिए विदेश यात्रा का अधिकार जो है यह भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं सामाजिक और एवं आर्थिक न्याय के कुछ ऐसे मुद्दे जिसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। उसमें सबसे पहला है आजीविका का अधिकार। यह आजीविका का अधिकार मामला 1985 में 1985 में ओल्गा टेलिस के मामले में जो है आया था न्यायालय के संज्ञान में, और जीवन चलाने के लिए संसाधनों का संरक्षण जो है प्रदान किया गया और आजीविका का अधिकार को जो है, हर व्यक्ति को आजीविका की आवश्यकता है, तो आजीविका के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया। उसके बाद आश्रय का अधिकार, ये चमेली सिंह केस में 1996 ईस्वी में जो है आश्रय का अधिकार को जो है मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। मतलब मौलिक, ये आश्रय का अधिकार किस प्रकार, ऐसा नहीं ये मेरा कि हम बहुत बड़े बंगला में रहें, इस तरह के आश्रय का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। न्यूनतम सुविधा जो है वो कम से कम मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम सुविधा की व्यवस्था हो, निजता हो और आराम के साथ आपके सिर पे एक छत हो। ठीक है, तो इस प्रकार आश्रय का अधिकार को जो है मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद भोजन का अधिकार, भोजन का अधिकार पीयूसीएल मामला 2001 में भूख से मुक्ति और पर्याप्त पोषण का अधिकार जो है इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया। ठीक है, भोजन का अधिकार जो है भोजन का अधिकार जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है अनुच्छेद 21 के तहत। मतलब हर व्यक्ति को क्या है, पर्याप्त पोषण का अधिकार है, भूख से मुक्ति का अधिकार है, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, यह ध्येय जो है इसके तहत कार्य करता है। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार की। तो शिक्षा का अधिकार जो है यह मोहनी जैन केस 1992 में जो है शिक्षा का अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत 14 वर्ष तक जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया, जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) के तहत जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 21(a) के तहत जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। अब बात करते हैं बिजली का अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं बिना बिजली के जीवन की कल्पना कर सकते हैं कि आज के समय में, आज के समय में जिस दौर में हम आप जी रहे हैं उस दौर में ऐसा हो सकता है कि हम भोजन 2 घंटा बाद कर लें,
लेकिन बिजली चाहिए। बिजली नहीं रहेगा तो सारी व्यवस्था क्या होगी, ठप हो जाएगी। पंखा नहीं चलेगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, पानी के लिए मोटर आप नहीं चला पाएंगे। तो कहने का मतलब आपकी सारी व्यवस्थाएं जो है वो क्या हो जाएंगी, अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार बिजली का अधिकार जो है यह बुनियादी आवश्यकता की श्रेणी में आता है, यह आपकी मौलिक जरूरत की श्रेणी में आता है। और इसलिए बिजली के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई मकान मालिक अगर कोई रेंटर उसको समय पर रेंट नहीं दे रहा है तो कोई मकान मालिक अपने रेंटर को, जो उसके किराएदार है, उसका बिजली काट देगा, पानी काट देगा। ये उस व्यक्ति के किराएदार के मौलिक अधिकार का क्या होगा, हनन होगा। तो इस प्रकार बिजली के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया। उचित बीमा पॉलिसी का अधिकार, उचित बीमा पॉलिसी का अधिकार जो है यह भी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन के लिए जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। उसके बाद राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार, यह भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है, मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। ठीक है, देश के भीतर संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम देश के भीतर कहीं भी निर्बाध रूप से रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। तो राज्य से बाहर निकाले जाने का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की। तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार यह मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। ठीक है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है यह MC मेहता केस 1986 में जो है इस पे न्यायालय ने चर्चा किया। और प्रदूषण मुक्त जल, वायु और पारिस्थितिकी संतुलन का अधिकार जो है जिसे स्वच्छ पर्यावरण के तहत शामिल किया जाता है, माना जाता है, मौलिक अधिकार की श्रेणी में इसे शामिल किया गया। अब बात करते जलवायु परिवर्तन। 2024 में न्यायालय ने फैसला दिया था कि जलवायु परिवर्तन, और किस केस में फैसला दिया था, MK रंजीत सिंह केस में, कि प्रतिकूल जलवायु प्रभावों से सुरक्षा जो है यह एक व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकार है कि आप जलवायु परिवर्तन से जो समस्याएं आ रही हैं उसका दंश कोई एक आम नागरिक क्यों झेले। जलवायु परिवर्तन के लिए कई सारे कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। पराली जलाना, यह भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा जो है व्यक्ति के, नागरिक के मौलिक अधिकार का भाग है। ठीक है, अब बात करते हैं आपातकालीन चिकित्सा सहायता की। तो आपातकालीन चिकित्सा सहायता की बात परमानंद कटारा मामला जो है 1979 में जो है इसे संज्ञान में लिया गया था, इस पर चर्चा हुई थी। और इस मामले में जो है किसी भी घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज देना किसी डॉक्टर का संवैधानिक कर्तव्य जो है बनाया गया। कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मर रहा है, करा रहा है, किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, ये उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। तो अन्य कोई बात हो, दूसरी किसी भी बात पे विचार बाद में किया जाएगा। पहली शर्त क्या है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको तुरंत के तुरंत प्रॉपर इलाज हो, डॉक्टर उसका ठीक से इलाज करे, उसके बाद बाकी की चीजों पे विचार किया जाएगा। मतलब क्या, आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। समय पर उपचार का अधिकार भी मौलिक उपचार की श्रेणी में आता है, मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। सरकारी अस्पतालों में उचित समय पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार एक पेशेंट का जो है मौलिक अधिकार है, एक नागरिक का जो है मौलिक अधिकार है। ध्वनि प्रदूषण की अगर बात करें तो ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति यह एक नागरिक का, एक व्यक्ति का, हमारा, आपका एक मौलिक अधिकार है। मतलब ऐसा नहीं कि हम शोर युक्त परिवेश में रहें, रहने के लिए बहुत शोर शराबे के बीच में हम स्वाभाविक रूप से जीवन नहीं जी सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए जो है उसकी एक शोर मुक्त परिवेश सीमा है 75 डेसिबल की। कितनी की? 75 डेसिबल की जो है एक शोर मुक्त सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, तो 75 डेसिबल के अंदर रहने का जो अधिकार है यह हमारा मौलिक अधिकार है। मतलब ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति जो है यह हमारा मौलिक अधिकार है। उसके बाद धूम्रपान निषेध, मुरली देवरा मामले में 2001 ईस्वी में इस पर चर्चा की गई थी। ठीक है, तो सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान से जो है सुरक्षा, ये एक व्यक्ति का, एक नागरिक का, हमारा, आपका एक मौलिक अधिकार है। अब मान लो कि हम किसी पार्क में गए हैं, अपने, हो सकता है कि अपने मित्रों के साथ गए हों, हो सकता है अपने परिवार के साथ गए हों, और वहां जहां बैठे हैं आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठ के अगर स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है,
और उसके धुएं से निश्चित रूप से आपको परेशानी होगी। तो ये क्या है, आपके मौलिक अधिकार का हनन है। ठीक है, तो इस प्रकार मुरली देवरा मामले में जो है धूम्रपान निषेध को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया। प्रजनन स्वायत्तता जो है, यह देविका विश्वास मामले में जो है, देविका विश्वास केस में जो है स्वास्थ्य और प्रजनन संबंधी डिसीजन को जो है वो व्यक्ति का पर्सनल डिसीजन बताया गया, व्यक्ति का निजी अधिकार बताया गया। प्रजनन स्वायत्तता को व्यक्ति का, ये व्यक्ति का निजी मामला है। ठीक है ना, तो यह भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपना मौलिक अधिकार है। अब अगर हम बात करें कैदियों की, तो न्यायिक और कैदियों का अधिकार को में किन किन अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है संरक्षण प्राप्त है, मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया है, एक बार उसकी चर्चा करते हैं। तो त्वरित सुनवाई का अधिकार, अब है कि कोई मामला मान लो कहीं पे चल रहा है और वो वर्षों तक चल ही रहा है, मतलब जो केस की जो प्रक्रिया है वो बहुत डिले चल रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, समय तो बीत ही रहा है और समय तो महत्वपूर्ण होता है। तो इससे मुक्ति के लिए हुसैन आरा खातून मामले में 1979 ईस्वी में, हुसैन आरा खातून मामले में 1979 ईस्वी में जो है न्याय मत दिग देरी को जो है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया। ठीक है, तो इस प्रकार त्वरित सुनवाई का अधिकार जो है यह एक नागरिक का जो है मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं निःशुल्क कानूनी सहायता की। निःशुल्क कानूनी सहायता जो है ये अनुसंधान का नीति निर्देशक खंड के तहत जो है गरीबों को निःशुल्क जो है न्यायिक सहायता जो प्रदान किए जाने का जो बात है, कानूनी सहायता प्रदान किए जाने का बात है, ये नीति निर्देशक खंड में भी आता है। ठीक है, लेकिन निःशुल्क कानूनी सहायता को जो है एमएच हॉस्कोट मामले में जो है क्या किया गया, मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। अब क्या है कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है और अगर कोई मामला उसके ऊपर दर्ज हो जाता है, किसी घटना में अगर वो अभियुक्त बना दिया जाता है या बन जाता है या उससे ही घटना हो जाती है जाने में या अनजाने में, जो भी कारण रहा हो, तो राज्य का ये दायित्व है कि वह उस गरीब व्यक्ति को जो है वकील जो है प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, इस प्रकार निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार वो क्या है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं निष्पक्ष सुनवाई की, तो निष्पक्ष सुनवाई का जो है अधिकार भी एक अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी में ही माना जाता है। निर्दोषता की धारणा और निष्पक्ष न्यायाधीश के समक्ष पारदर्शी कार्रवाई का अधिकार जो है, अब ट्रांसपेरेंट कार्रवाई पारदर्शी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जज किसी व्यक्ति के साथ जो है वह पक्षपात करे, या जो भी निर्णय लेने वाली बॉडी है वह प्राधिकरण है वह किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, मौलिक अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जो है मौलिक अधिकार है। अब हिरासत में हिंसा डीके बसु केस में जो है इसे भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया। मतलब क्या है कि पुलिस के हिरासत में अगर किसी अपराधी को पुलिस पकड़ के ले जाती है, ठीक है, तो उसके साथ वो अपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकता है, उसे पुलिस हिरासत में बहुत जो है यातना नहीं दे सकता है। यह जो है निश्चित रूप से क्या है, उसके अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, तो इस प्रकार हिरासत में हिंसा के विरुद्ध अधिकार जो है डीके बसु केस में जो है इस पर चर्चा हुई, और जो अपमानजनक व्यवहार रूपी जो असंवैधानिक कार्य है इस पर रोक लगाई गई, और इस अधिकार को जो है हिरासत में हिंसा के विरुद्ध जो है प्रतिरोध का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार की अगर बात करें कि कभी पुलिस क्या करती है, किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाती है, तो प्रेम शंकर शुक्ला मामले में जो है, प्रेम शंकर शुक्ला मामले में किसी असाधारण कैदी की अगर बात न करें, कोई असाधारण मामला है, कोई असाधारण अपराधी है, अगर उसकी बात न करें तो हथकड़ी लगाना जो है वर्जित है। तो यह भी क्या है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं अवैध हिरासत की, तो जोगिंदर कुमार केस में गिरफ्तारी की सूचना को जो है परिजनों को देना पुलिस के लिए क्या किया गया, अनिवार्य बनाया गया। जोगिंदर कुमार केस में अवैध कोई किसी पुलिस किसी व्यक्ति को जो है अवैध रूप से हिरासत में नहीं ले सकती है। ठीक है, बिना किसी कारण के हिरासत में नहीं ले सकती है, और अगर कोई कारण उसको लगता है, गिरफ्तारी का कोई वजह है, तो उसने गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करने के बाद क्या करेगा,
पुलिस का ये दायित्व है कि वह उस व्यक्ति के परिजनों को उसके गिरफ्तारी की क्या करे, सूचना प्रदान करे, गिरफ्तारी की सूचना प्रदान करे। ठीक है, तो यह क्या है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। उसके बाद एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, सुनील बत्रा केस में जो है यह भी देखा गया कि जेल की दीवारों के पीछे जो है अमानवीय व्यवहार किया जाता है कैदियों के साथ, अपराधियों के साथ, तो इस पे भी रोक लगाने का प्रयास किया गया। और एकांत कारावास के विरुद्ध जो है इसको जो है अनुच्छेद 21 के अंतर क्या किया गया, मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया कि जेल की दीवारों के पीछे मानवीय व्यवहार का ध्यान रखा जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जेल की चार दीवारी के पीछे मानवीय व्यवहार का जो है, मानव व्यवहार का जो अधिकार है किसी व्यक्ति का, वह खत्म नहीं होता है। उसके बाद सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, यह सार्वजनिक फांसी ये अपने भारत जैसे देशों में तो नहीं ही होता है, होना भी नहीं चाहिए, ये सभ्य समाज की निशानी नहीं होती है। बर्बर समाज में इस तरह की जो है चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो सभ्य समाज में बर्बर सजाओं पे जो है पूर्ण रोक लगा दिया गया है। तो इस प्रकार यह भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल है। अब बात करते हैं मृत्यु दंड से सुरक्षा की। तो भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो मृत्यु दंड समान परिस्थिति में नहीं दिया जाता है, मृत्यु दंड समान परिस्थिति में नहीं दिया जाता है। मृत्यु दंड के लिए जो है दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों में ही सीमित कर दिया गया है कि अगर कोई मामला है जो अत्यंत दुर्लभतम मामला है, उसी स्थिति में जो है मृत्यु दंड दिया जाता है। तो यह भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो रिसेंट के समय में, अभी हाल में 1-2 वर्षों में जो कुछ नए चीज इसमें ऐड किए गए हैं और अनुच्छेद 21 का जो विस्तार हुआ है, उसमें एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु वह ध्यान देने योग्य है और हो सकता है कि यहाँ से आपको परीक्षा में सवाल दिख जाए, वह है समावेशी डिजिटल पहुंच का अधिकार। इसे हाल ही में वर्ष 2025 ईस्वी में समावेशी डिजिटल पहुंच का जो अधिकार है, इसे अमर जैन बनाम भारत संघ मामले में जो है मौलिक अधिकार बनाया गया है। ई गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं तक सार्थक डिजिटल पहुंच जो है यह एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात कि जो एक नया मौलिक अधिकार ऐड किया गया है कि दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल फुटपाथ का अधिकार है। अब सड़क पे तो 2 चक्का चलती है, 4 चक्का चलती है, 6 चक्का चलती है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग है, अगर उसके पैरों में कोई परेशानी है, अगर उसको देखने में थोड़ी परेशानी है, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से सही तरीके से सड़क पे जो है चलने में उसको क्या होगा, दिक्कत होगा। अगर कहीं अतिक्रमण है तो उसको चलने में दिक्कत होगा। तो इन समस्याओं के निदान के लिए जो है सार्वजनिक स्थानों पर बाधा रहित और दिव्यांगजन अनुकूल फुटपाथ का जो अधिकार दिव्यांगजनों को प्रदान किया गया है। और इस प्रकार इसे जो है हाल ही में अनुच्छेद 21 के तहत जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो सार्वजनिक स्थानों पर बाधा रहित और दिव्यांगजन अनुकूल फुटपाथ निर्माण सरकार का दायित्व है और इस संबंध में जो है सरकार ने अग्रतर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के न्यूनतम मानक की। तो अनुच्छेद 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार में तो शामिल कर दिया गया शिक्षा को, लेकिन क्या सिर्फ मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल कर देने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पा रही है बच्चों को? यह भी विचारणीय प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए न्यायालय ने कई मामलों में इस ओर संकेत किया है कि केवल साक्षरता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना जो है यह राज्य का क्या है, कर्तव्य है। तो इसके तरफ न्यायालय ने संकेत किया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। उसके बाद बात करते हैं यौन अभिविन्यास की। तो नालसा 2014 मामले और नवतेज जौहर 2019 मामले में जो है, नालसा 2014 और नवतेज जौहर 2019 मामले में ट्रांसजेंडर और LGBT कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी गरिमा, पहचान और समान व्यवहार का जो है अधिकार उन्हें प्रदान किया गया है। गरिमा, पहचान और समान व्यवहार का अधिकार मतलब उनको इस आधार पे कि कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है, कोई व्यक्ति LGBT कम्युनिटी से आता है,
तो उसे उसके साथ किसी प्रकार की असमानता बरती जाए, ऐसा उचित नहीं है। तो ये भी वैसे व्यक्तियों का क्या है, मौलिक अधिकार है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये मौलिक अधिकार तो हैं, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनमें अधिकांश मौलिक अधिकारों को समय और परिस्थिति के हिसाब से राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो है युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी हाल में अनुच्छेद 20 और 21 को जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जब 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो इस समय भी जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं नागरिकों को, लोगों को, इस पे किसी प्रकार का जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, और यह जो संशोधन है यह भारतीय लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता का जो है सर्वोच्च सुरक्षा रेखा इसे माना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि अनुच्छेद 21 जो है लगातार परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। मतलब अनुच्छेद 21 में देश के, समाज के परिस्थितियों के अनुकूल जो है समय समय पे इसको विस्तारित किया जा रहा है न्यायालय के व्याख्याओं के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से सवाल आने तो तय ही समझिए आप, एक सवाल यहाँ से हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये मान के आप चलिए कि इस पूरे टॉपिक को एक बार बढ़िया से आप समझ तो गए ही होंगे, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इस टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते हैं उसका जवाब आपको इसी आज के क्लास में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूं कि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसको आप रिवाइज करिए और यहाँ से आने वाले सवाल को गलत आप नहीं करेंगे, यही मेरी आपसे आशा और अपेक्षा है। तो फिर मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिससे आपके परीक्षा में आपको हेल्प मिले, जहां से एक और सवाल को आप सही करने की स्थिति में हो। जय हिंद।